नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार हरिबाबा टीचिंग अकेडमी। साथियों, आज हम क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी भी धर्म, जाति, भाषा आदि के स्थान आदि को मिलाकर एक ग्रुप संगठन बनाना, जिससे हम अपने जो राष्ट्र है उसके प्रति एक एकता बनाएं, एकता के रूप में उभर कर आना। तो ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था ये 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। तो इसी में हम इसके आगे चलते हैं, हम इसी ज़्यादा टाइम लेते हुए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के मुख्य कारण क्या थे उदय के। जो 19वीं शताब्दी थी, जैसे कि मैंने बताया था 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो राष्ट्रवाद हुआ था इटली और जर्मनी का। इसमें दो देश शामिल थे, इटली और जर्मनी। तो इसमें जो मुख्य कारण के क्या रहे थे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कई कारण सामने हुए थे, मतलब उभर के आए थे, जिनमें से फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी शामिल है। जिसमें जो सबसे पहले आता है कारण वो है फ्रांसीसी प्रभाव, जिसमें फ्रांसीसी लोग थे, एक फ्रांसीसी संगठन बनाया था। उसमें फ्रांस के लोग केवल अपना जो समर्थन कर रहे थे तो फ्रांस के लोगों का संगठन था, जिसमें स्वतंत्रता एवं समानताओं के विचारों को फैलाया गया। इसमें जो फ्रांसीसी संगठन बनाया था इसमें स्वतंत्रता और समानता के संगठन फैलाए गए थे, विचार थे वो फैलाए गए थे। साम्राज्यों का पतन हुआ, जिससे विभिन्न जातीय समूह में आत्मनिर्भरता एवं इच्छा पैदा हुई। इसमें जो अपनी जाति थी, सबसे पहले तो हमारी जाति का ही पतन हो रहा था। जो फ्रांसीसी लोग थे उनको दबाया जा रहा था, और उनके जो आत्मनिर्भर क्षमता थी, जो उनकी जैसे अपना व्यापार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें आत्मनिर्भरता में, तो उनके लिए हर तरह से उनके दबाया जाता था। औद्योगिकरण और इनमें जिनमें उभरते हुए राष्ट्रों के लोग एकता का प्रभाव पैदा हुआ था। तो जो उभरते हुए लोग आ रहे थे वो इसी कारण आ रहे थे, जिसमें इसके कारण उनकी राष्ट्रीयता की भावना थी वो दबाई जा रही थी। ठीक है, तो इसी से हम दूसरा क्वेश्चन आगे चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया था। इटली और जर्मनी हैं, उन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद में किस प्रकार अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो इसी से हम आगे इसके बारे में बताते हैं। जो 19वीं सदी में इटली एवं जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के एक सशक्त उदाहरण के रूप में सामने आए थे। जो इटली और जर्मनी थे वो एक संदृढ़ यानी कि कठोर संगठन के रूप में उभर कर आए थे राष्ट्रवाद में। ग्यूसेफ गारिबाल्ड और ऑटो वॉन बिस्मार्क जैसे नेताओं ने सफलतापूर्वक विखंडित राज्यों को एकजुट करने में जो योगदान दिया था। उन्होंने जो इटली जर्मनी राष्ट्रवाद था उसमें कुछ राष्ट्र थे ना वो बिखर गए थे, जिसमें दो नेता उभर कर आए थे। जैसा कि आपको ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में तो ज़्यादा जानकारी होगी क्योंकि वो मैन थे वहाँ के, लेकिन जो अपनी गारिबाल्ड हैं इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो इसमें ये दो नेता थे, प्रमुख थे, इटली और जर्मनी की तरफ से आए थे, और जिन्होंने पूरे यूरोप एवं अन्य राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा मिली। जो अन्य संगठन बने थे यूरोप और उसमें यूरोप में जो अन्य संगठन बने थे राष्ट्रवाद के लिए, इनकी वजह से ये दो नेता उभर कर आए थे, इनकी वजह से और ज़्यादा उनके लिए प्रेरणा मिली थी। और यह दशा राष्ट्रीय एकता एवं ताकत, समृद्धि आ सकती है। यह दर्शाया गया था कि राष्ट्रता और एकता, इससे जो है ना समृद्धि आ सकती है। जर्मनी जो एकीकरण हुआ था जर्मनी और इटली के द्वारा, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी, तो इन दोनों नेताओं ने यह दर्शाया दिया था, मतलब इन तरह से प्रूफ कर दिया था कि जो राष्ट्रता और एकता होती है वो सब कुछ, परिवार तो आपके लिए पता होगा, एकता में भी बहुत ताकत होती है। तो इन्होंने भी साबित भी कर दिया था
कि इस प्रकार हम अपने जो संगठन बनाकर रहेंगे तो इससे हमारे लिए बहुत आसानी होगी अपने राष्ट्र को एकत्रित करने में। चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन में वियना कांग्रेस की क्या भूमिका थी? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एनालाइज करके जो अपने पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके उनको अच्छी तरह से अध्ययन करके तब निकाले हैं। तो इसमें जो भी है महत्वपूर्ण है। पहली बार तो आपके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो लघु क्वेश्चन हैं और अति लघु हैं वो सब इन्हीं से आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर निकाले हैं। तो ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जो यूरोप में राष्ट्रवाद आंदोलन जो कांग्रेस की क्या भूमिका थी? 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन को बहाल करना था। जो नेपोलियन युद्ध थे यूरोप में जो नेपोलियन की शक्ति थी उनमें जो नेपोलियन की शक्ति थी उसके लिए बहाल, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इनको अप्रभावित घोषित करना था नेपोलियन को। इसके रूढ़िवादी निर्णयों ने बढ़ती हुई राष्ट्रवाद भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। किसने? जो वियना कांग्रेस था इसने अपने जो रूढ़िवादी यानी कि हम मान सकते हैं विवादपूर्ण जो भी था उनका जो विवाद था उनको जो है ना नष्ट कर दिया था उनकी भावनाओं को। और इससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ। जो उनकी भावनाएं थी उन्हें जो नजरअंदाज किया था उन्होंने, तो इसी से बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ था उनकी जनता में, जिस कारण से उन्हें कई जाति और समूह में विदेशी शासन के तहत उत्पीड़न महसूस किया। जो जाति मैंने बताया, शुरू में बताया था आपके लिए, जाति, धर्म और भाषा आदि के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसी में जो महत्वपूर्ण था उसका जो मेन रीजन था वो यही था कि उनमें जो कई तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इस प्रकार स्वतंत्रता या एकीकरण की मांग करने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। जो अपना वियना कांग्रेस था एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसने। राष्ट्रवाद जो यूरोप का राष्ट्रवाद था उसमें वियना कांग्रेस का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य और संस्कृति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रभावित किया? जो साहित्य और संस्कृति है उसमें किस प्रकार से, मतलब हर तरह से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने हर तरह के क्वेश्चन निकालने की छांटने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम बता दें साहित्य, कला एवं संस्कृति यूरोप राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो न साहित्य, कला, सायन और भाषा जो आदि थे उन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए उसने इसमें बताया है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेखक कलाकारों ने अपने राष्ट्र एवं इतिहास, संस्कृति, लोक कथाओं का जश्न मनाया। जो लेखक थे, लेखक और कलाकारों ने भी अपने जो महत्वपूर्ण भूमिका थी निभा के अपना जश्न मनाया था। ठीक है, जिससे लोगों में गर्व और पहचान की भावना पैदा हुई। जो जिसके कारण पहचान और भावना की राष्ट्र पैदा हुई। जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ जैसे अन्य लेखक, रिचर्ड वैगनर, ये जो जोहान वोल्फगैंग और वॉन गोएथ ये तो मतलब जो लेखक थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था राष्ट्रवाद की भावना में। और एक संगीतकार थे रिचर्ड वैगनर जो संगीतकार थे। ठीक है, इनकी कृतियों ने लोगों को अपने राष्ट्र की विरासत को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण जो प्रेरित किया था। इनकी जो महत्व था अपने राष्ट्र के प्रति महत्व उसको जगाया था लोगों के मन में कि किस प्रकार तुम अपने राष्ट्र के प्रति एकत्रित भावना अपने जगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? जो 20वीं सदी थी उसमें
यूरोप के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा था? राष्ट्रवाद के उदय ने 20वीं सदी में यूरोप पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे एकीकरण और संघर्ष दोनों ही पैदा हुए। जो 20वीं सदी थी, इसमें जो है ना एक तरह से संगठन जो और उभर कर आ गए थे सारे। 19वीं से 18वीं सदी के बाद में 20वीं सदी आई, तो उसमें जो अलग अलग संगठन थे वो उभर कर आ रहे थे। तो जिस कारण से उसमें संघर्ष भी हो रहा था, कई जगह संघर्ष चल रहे थे, तो कहीं एकीकरण की भावना पैदा हो रही थी, जिस कारण ये उभरते आ रहे थे अपने जो संगठन थे। जबकि इसने राष्ट्र राज्यों के गठन में मदद की और इससे तनाव, युद्ध, अंततः प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप को भी जन्म दिया। जो भावना, जब तुम्हें पता ही है, विद्रोह एक तरह से छोटा हो तो उसे बढ़ने में समय लगता है, तो 18वीं सदी से 20वीं सदी तक जाने में बहुत टाइम लगा हुआ। तो इसमें जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसने एक सीमा पार कर ली अपनी, जिस कारण से बड़े आपको जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर इसी के कारण से जो है ना एक बड़े युद्ध के रूप में जन्म ले लिया। ठीक है। और क्योंकि प्रतिस्पर्धा, रूढ़िवादी, राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा गई। जो प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रवाद की भावना थी वो अलग अलग बात करने लगे लोग। कोई अपने संगठन के बारे में बड़ाई कर रहा है तो कोई बुराई कर रहा है। इस तरह से अलग अलग निष्कर्ष निकल कर आ रहे थे। ठीक है। और राष्ट्रवाद ने पूरी सदी में राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखा, जिससे विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद विरोध प्रक्रिया दोनों प्रभावित किए गए। इसमें राजनीति, तुम्हें पता है हर चीज़ में आजकल तो राजनीति वैसे भी बढ़ जाती है, तो इसमें जो राजनीति बढ़ने लगी, अलग अलग दल थे वो अपना प्रभाव दर्शाने के लिए अपनी बड़ाई करने लगे, जिससे दूसरे के दल को एक दूसरे से अलग प्रदर्शित करने के लिए तो अपनी बड़ाई करने लगे। और उपनिवेशवाद विरोधी प्रक्रिया दोनों प्रभावित हुई। उपनिवेशवाद, जैसा कि इस शब्द में मालूम पड़ रहा है हमारे लिए, एक उपनिवेश और प्रतिरोध, विरोध, एक दूसरे के मतलब लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के बारे में बातें करना। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी स्लाइड का, और इसके बारे में बताते हैं हम आपके लिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण, ये तो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। इटली और जर्मनी दोनों ही एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें थोड़ा जर्मनी के बारे में बताया गया। अब इटली के बारे में जानते हैं। इटली का एकीकरण कई संघर्षों और आंदोलन के बाद शुरू हुआ था, जैसा कि नीचे वर्णित है। नंबर 1, इटली में विभिन्न राजवंशीय राज्यों के बीच राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। जो सर्डिनिया, पीडमेंट 7 राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य था जिस पर इटलवी एक शब्द है, ये इटली की भाषा है जो इटली में बोली जाती है, तो इसे देखकर ज़्यादा मत होना, रियासत का शासन था। इसमें जो है राजवंशियों के बीच में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा। जो इतिहास था वो इटली का बहुत ही लंबा रहा है, युद्ध चलते चलते। और 7 राज्य हैं इसके, जो इटली के 7 राज्य थे, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं। पर इनमें जो नेपल्स है और रोम है, इटली की राजधानी, फ्लोरेंस है, मैनन है, वेनिक है, इसमें कुछ दर्शा दिए हैं मैंने। जिनमें से एक सर्डिनिया पीडमेंट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है। और इसमें दूसरा कारण था इसका, दूसरा विश्लेषण प्रक्रिया है इसी में। अन्य क्षेत्रों पर गैर इटलवी शासकों का शासन था। जो इटली नहीं थे, इटलवी नहीं थे, जो इटली के थे उनका भी शासन था, जो नहीं है उनका भी शासन था। इस कारण से दोनों के बीच विवाद हो रहा था। तो इटलवी भाषा ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताएं थी उनको भी जन्म दिया था।
अलग अलग विभिन्नताएं पैदा हो रही थी। जो जब लोग अलग अलग होंगे, किसी अलग क्षेत्र के होंगे, तो अलग अलग तरह की भाषा बोलेंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि वो इस क्षेत्र के नहीं हैं। ठीक है। और 1930 में, सही 1830 में ग्यूसेफ मैज़नी ने यंग इटली नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की थी। एक क्रांतिकारी विद्रोह लाने की प्रक्रिया की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। जो ग्यूसेफ मैज़नी थे, यहाँ के एक बड़े ही फेमस थे, साहित्यकार थे, साहित्यकार ही थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक वगैरह में बताया था, उनका वर्णन किया था इटली के बारे में। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मतलब एक तरह से राष्ट्र की भावना जगाने की इटली में, लेकिन वो बाद में लोगों को समझाने में भी असफल रहे थे। इसके बाद युद्ध का ही एकमात्र सहारा बचा था। उन्होंने अपने बातों से, प्रभाव से, एक दूसरे से जाके बात करने की हर तरह से उन्होंने आंदोलन के द्वारा हर तरह से उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की थी इटली के जो लोग थे इनके लिए, लेकिन उसके बाद भी असफल रहे। तो मात्र एक सहारा बचा था युद्ध का, तो केवल युद्ध का सहारा बचा था। मुख्यमंत्री कावूर ने एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हराने के बाद कूटनीति के रूप में सर्डिनिया पिगमेंटो ने फ्रांस के साथ गठबंधन कर लिया। जो सर्डिनिया पिगमेंटो थे, उन्होंने फ्रांस के साथ में गठबंधन कर लिया जब कोई इनके लिए सहारा देने के लिए नहीं आ रहा था ऑस्ट्रिया जो सेना के हारने के बाद में। ठीक है। छठा, लगातार संघर्षों के बाद अंततः 1861 में विक्टर एमैनुएल द्वितीय ने एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया था। जो विक्टर एमैनुएल थे, उनको लास्ट में अंत में आके उन्हें राजा घोषित कर दिया था इटली का। ठीक है। और ये जो पाल्मो नील द्वीप है इटली का, थोड़ा बहुत परिचय दे दूं मैं। इसमें जो प्लेनेमो द्वीप है वो फेमस है। ये जो फेमस वो है इस प्लेस मैंने यहाँ पे आपके लिए शो कर दिए हैं। इसमें से इटली के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। इटली की जो राजधानी है वो रोम है, और ये इसके जो उत्तरी सीमा है वो अल्पस सागर है, और जो लास्ट में इधर दक्षिणी क्षेत्र में है वो मध्य सागर तक। ठीक है। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाते रहें।